हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर एट द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ईवीएस पढ़ने वाले हैं। और आज का यह वीडियो देखने के बाद बेसिक ईवीएस से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसका आंसर 100% गारंटी के साथ सही कर पाएंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो जूनियर स्तर का यानी कि कक्षा 6 से 8वीं स्तर तक का पर्यावरण अध्ययन का किताब है उसका निचोड़ पढ़ने वाले हैं। और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा ताकि आप अपना सेल्फ नोट्स तैयार कर सकें। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस पढ़ने वाले हैं जो कि यूपी टेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सेलेक्टेड होगा। आपका जो भी पाठ्यक्रम है यूपी टेट सुपर टेट का पर्यावरण का, उसके अनुसार ही ये सारे टॉपिक हैं। परिवार, भोजन, ठीक है, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, और इन्हीं सभी टॉपिक को हम सरकारी किताब से पढ़ने वाले हैं। और सरकारी किताब में से वही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस बार यूपी टेट में थोड़ा बहुत पैडागोजी भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो सी टेट में पैडागोजी पूछे जाते हैं जिस तरह के, उस तरह के कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है इस बार सुनने में आ रहा है कि पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र को भी यूपी टेट में शामिल किया जा सकता है। वैसे तो सिलेबस में है लेकिन एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन हो सकता है कि इस बार शामिल कर लिया जाए, चांस है इसका। देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और ये बहुत से लोगों को इजी लग सकता है, आसान लग सकता है कि ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, हमको पहले से पता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार हम इजी क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय हमें याद नहीं आता उसका आंसर, क्योंकि हमने जब तैयारी की होती है तो हम इग्नोर कर देते हैं इजी चीज़ों को। तो यहाँ जो इजी आसान चीज़ें हैं उसको भी आप ज़रूर नोट करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। क्योंकि एग्जाम में कठिन प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा सिलेक्शन में। लेकिन अगर आसान प्रश्न आपका गलत हो जाता है, ठीक है, जो आसान प्रश्न होते हैं वही गलत हो जाएगा तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे बेसिक से पढ़ेंगे हम। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, आप सभी लोगों को पता है, जिसमें कि परि का अर्थ होता है चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है घेरा, ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो घेरा है वही हमारा पर्यावरण है। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है जैसे हवा, पानी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। ये सभी हमारे जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक। अब देखिए पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण को हम भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, और मानव निर्मित पर्यावरण को हम सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। और इसके विभिन्न घटक यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक हैं, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव जैव मंडल, ठीक है। और ऐसे ही मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, ठीक है, इमारत, स्मारक जो भी हैं, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं और ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के। इसी को हम डिटेल में आगे देखेंगे। और एक चीज़ और है, आपका जो यूपी टेट का ईवीएस होता है, पर्यावरण होता है, उसमें सिर्फ ईवीएस नहीं पूछा जाता, ईवीएस के साथ साथ उसमें एसएसटी भी होता है, ठीक है, बेसिक एसएसटी यानी कि साइंस भी होगा उसमें, थोड़ा सा एसएसटी से क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा संविधान से क्वेश्चन होगा, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पर्यावरण, स्पेशली पर्यावरण पढ़ेंगे और कक्षा 6 जूनियर स्तर का है जो कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट। अब देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। वीडियो की क्वालिटी अगर साफ ना दिख रही हो तो यहाँ राइट साइड में कोने पे आप यहाँ कहीं पे स्क्रीन पे टच करिए, राइट साइड कोने पे यहाँ 3 डॉट ऐसे बने होंगे, इस पे टच करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा आपको। देखिए पर्यावरण को हमने दो भागों में बांटा, पहला प्राकृतिक यानी कि भौतिक पर्यावरण, दूसरा हो गया मानव या सामाजिक पर्यावरण, ठीक है। अब प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में यहाँ बांटा गया है, पहला जैविक पर्यावरण और दूसरा अजैविक पर्यावरण। इन चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा ताकि आप रिवीजन करें तो ये चीज़ आपका अच्छे से तैयार हो जाए। तो जैविक पर्यावरण में पादप यानी कि पेड़ पौधे
और जंतु, जीव जंतु आते हैं जैविक पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, जैविक पर्यावरण जो है उसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे आ गए, और अजैविक पर्यावरण में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आ गया। ये तो हो गया प्राकृतिक पर्यावरण के दो भाग। अब मानव या सामाजिक पर्यावरण के भी दो भाग होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लिया हुआ मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्क्रीनशॉट लेके मैं रख लेता हूँ किसी चीज़ का, फिर उसको कभी पढ़ता नहीं हूँ, देखता तक नहीं हूँ, वो स्क्रीनशॉट पड़े रह जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के बजाय नोट करते चलिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण को। इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में जो प्रकृति हमें प्रदान करती है वो सभी चीज़ें आती हैं, और इनको हम स्वयं नहीं बना सकते। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जैविक पर्यावरण, ठीक है, इसमें जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे आते हैं, और अजैविक पर्यावरण में भूमि यानी कि जमीन जो है, जल है, वायु है, ये सब अजैविक पर्यावरण है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पहला होगा जीव जंतु। ठीक है, पहला दे देगा जीव, ठीक है, दूसरा दे देगा पौधा, तीसरा दे देगा आपका मनुष्य, ठीक, और चौथा दे देगा जल। अब आपको बताना होगा कि अजैविक पर्यावरण का एग्जाम्पल कौन सा है, तो यहाँ पे जल अजैविक पर्यावरण हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, और है तो इजी, लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से जैविक पर्यावरण को नोट कर लीजिए और अजैविक पर्यावरण को नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानवीय या सामाजिक पर्यावरण ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, बचपन से हम पढ़ते हैं मानव निर्मित चीज़ें जो हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, जो प्रकृति के माध्यम से मनुष्य स्वयं उसका निर्माण करता है। अब मिट्टी तो प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन मिट्टी से जब ईंट बना दिया जाता है मकान बनाने के लिए, तो वो हो गया मानव निर्मित। ठीक, तो चीज़ें आप समझ चुके होंगे। जो भी मनुष्य बनाता है प्राकृतिक की सहायता से, वह प्राकृतिक चीज़ न होकर मानव निर्मित चीज़ कहलाती है, या सामाजिक पर्यावरण भी उसको हम कहते हैं, मानवीय पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के जो परत हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वी के कुल कितने परत हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वायुमंडल, आयन मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। इनसे भी, इनके अंदर घुस के भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से देखिए, स्थल मंडल, पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं यहाँ पे आपने देख लिया है। अब देखिए जल मंडल, पृथ्वी के चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, आप सभी को पता है। ठीक है, जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। अब आ जाते हैं, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल पे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। ठीक है, और वायुमंडल में कौन कौन से गैस किस % में उपलब्ध हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आगे देखेंगे। ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। और पृथ्वी के परत यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, पृथ्वी की कुल कितने परत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें ईजी हैं, आसान है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, और आपको अलग से मतलब सरकारी किताबें जो SCERT की किताबें ना पढ़नी पड़े, उसके लिए यहाँ पे बना दिया गया है ये वीडियो, ताकि कम समय में आपका पूरा किताब तैयार हो जाए। अगला देखिए, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अलग से सरकारी EVS का किताब यूपी गवर्नमेंट का नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ देख लीजिए, जैविक जिसमें जंतु, वनस्पति आते हैं, और अजैविक, नवीकरण, ठीक है, और अनवीकरण जिसका पुनर्निर्माण किया जा सके, वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, ठीक है, अनवीकरण, खनिज और जीवाश्म ईंधन।
और हाँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय फ़ैन वगैरह सब ऑफ कर देना पड़ता है, क्योंकि फ़ैन अगर चलेगा तो उसका आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड होगा, आप लोगों को वीडियो सुनने में प्रॉब्लम होगी। आप लोग अपने घर पे फ़ैन, एसी या कूलर ऑन करके वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पे गर्मी में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप, छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, हर एक वीडियो में बोला जाता है कि वीडियो को प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टारगेट टीचर 68500 इस चैनल पे कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी फालतू वीडियो नहीं मिलेगा आपको। महीने में 4 से 5 वीडियो मिलेंगे, लेकिन एक एक वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, सेलेक्टेड होंगे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि हाँ और ऐसे वीडियो आपके लिए बनाए जाएँ। चलिए अगला देख लेते हैं। मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यूपी टेट वगैरह में, सुपर टेट या किसी भी अच्छे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण बहुत बड़ा हादसा हो गया था 1984 में, 1984 में, दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बन पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखिएगा कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया था, ठीक है। हजारों पीड़ितों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि हजारों लोग इसमें मारे गए थे। अन्य लोग जीवन काल के लिए अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, आंखों का सुन्न होना से ग्रसित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है किस सन में ये हुआ। भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुआ था, दिसंबर 1984 में, ठीक है। कौन से फैक्ट्री में हुआ था, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री में। कौन से गैस का रिसाव हुआ था, तो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं सभी सरकारी किताबों की चीज़ें हैं। जूनियर स्तर की एक पर्यावरण अध्ययन की किताब से सारी चीज़ें ली गई हैं, और एक कर लेंगे आप तो आपका पर्यावरण जूनियर स्तर का तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको संविधान वगैरह, एसएसटी की कुछ चीज़ें, साइंस की कुछ चीज़ें ही बचेंगी पढ़ने के लिए। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका एक एक वीडियो के माध्यम से। देखिए अगला जो यहाँ पे दिया हुआ पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एस्बेस्टास एक रेशेदार सिलिकॉन रसायन होता है, ठीक है। और इससे क्या बनता है, छतों पे जो चादर वगैरह आप देखते होंगे, जो पतला सा चादर होता है, इसे टेम्परेरी टिन सेट टाइप का हम बना देते हैं घरों में, ठीक है, या मुर्गी पालन वगैरह यहाँ पे छोटी मोटी फैक्ट्री में लगा होता है। तो वो एस्बेस्टास चादर का प्रयोग छतों और दरवाज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। यह एक रसायन होता है, और अपशिष्ट के रूप में इसमें जो अपशिष्ट बचता है फैक्ट्रियों में निकलता है उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। और यह रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक। यह एस्बेस्टासिस नामक बीमारी का कारण बनता है जो श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यह जो बीमारी है यह किस रसायन के कारण होता है, तो एस्बेस्टास रसायन के कारण होता है, ठीक है, जो रेशेदार पदार्थ होता है, ठीक। और यह किसको नुकसान करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये भी पूछ सकता है कि यह जो रेशेदार पदार्थ है यह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत पैदा हो जाती है। अगला देखिए, अगला भी इम्पॉर्टेंट है, आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, नहीं देखा है तो जान लीजिए। 4R का जो सिस्टम है यह क्या होता है, 4R प्रणाली क्या है, 4R का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो कचरे के प्रबंधन हेतु 4R का सुझाव दिया गया था, ठीक है। एक आयोग द्वारा 4R का सुझाव दिया गया था, किस चीज़ के लिए, कचरे के प्रबंधन के लिए, ध्यान रखिएगा। और 4R होता क्या है, तो 4R यानी कि 4R, ठीक, R1, R2, R3, R4। तो इसमें R1 का मतलब होता है रिफ्यूज यानी कि मना करना, ठीक। R2 का मतलब होता है रिड्यूस यानी कि कम करना। R3 यानी कि
रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करना, और R4 यानी कि रिसाइकल, पुनः चक्रण करना। ठीक, A4R का फॉर्मूला होता है कचरे के प्रबंधन हेतु। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और यहाँ पे आप डिटेल में चाहे तो देख सकते हैं। R1 यानी कि मना करिए, पॉलीथीन और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के उपयोग से आप मना करिए, ठीक, कि हम नहीं उपयोग करेंगे। R2 यानी कि उपयोग कम करना, यानी कि विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें जिससे अपशिष्ट पदार्थ कम निकले। R3 यानी कि पुनः उपयोग करना, ठीक है, कचरे का पुनः उपयोग करना। और R4 यानी कि पुनः चक्रण करना बेकार चीज़ों का, कचरे वाली चीज़ों का, जैसे प्लास्टिक वगैरह, कांच की बोतलें या फिर ख़राब टीन, लोहा वगैरह, फिर दोबारा फैक्ट्री में उसको गला के वापस से निर्माण कर दिया जाता है। तो 4R यही चीज़ है। चलिए, एक भी इजी चीज़ आपसे छूटनी नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि जो कठिन प्रश्न आएगा, एक आध गलती से गलत भी हो गया तो चलेगा, लेकिन जो आसान प्रश्न है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, परीक्षा में आसान प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे आप, क्योंकि आसान प्रश्न तो सभी कर लेते हैं, और आपका अगर आसान भी गलत हो गया तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे आसान चीज़ें कुछ लोगों को लग रही होंगी, लेकिन नोट करते चलिए। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग खारे समुद्री जल के रूप में है। ठीक है, अब हिमनद क्या होता है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके होते हैं, आप सभी को पता है। ये बर्फ पिघलकर पर्वतीय ढालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती हैं और नदियों में मिल जाती हैं। यह पृथ्वी की धरातलीय सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है। यह जल प्रायः स्वच्छ एवं मीठा होता है। ठीक, तो हिमनद क्या होता है ये भी आप समझ चुके होंगे। अब देखिए जल चक्र क्या होता है। जल फिर उसके बाद क्या होता है, भाप बन के ऊपर जाता है बादलों में, ठीक, उसके बाद वापस से वर्षा होता है, फिर वापस से ज़मीन में आ जाता है, तो यही जल चक्र होता है। और सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए यूपी टेट का या सुपर टेट का, जो मैंने खुद तैयार किया है, बहुत ही ध्यान से तैयार किया है, जो भी मेरे व्यक्तिगत नोट्स थे जिनसे मैंने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, 2017 से यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सभी नोट्स हैं उनको मिला के एक नोट्स मैंने तैयार किया है यूपी टेट सुपर टेट के लिए। तो इस नंबर पर आप मैसेज करके 7905352723 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं यूपी टेट या सुपर टेट लिख के, जिसका भी नोट्स आपको चाहिए। यूपी टेट का फीस है 200 रुपये, ठीक है, बहुत ही कम फीस रखी गई है, पांचों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और सुपर टेट की फ़ीस है 499। फीस का डिटेल मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, और इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। नोट्स बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मेहनत से आपके लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है, 499 फीस, उस नोट्स के आगे आपको कुछ नहीं लगेगा। जो उसमें थोड़ा बहुत मेहनत किया गया है उसको टाइप कराने में, प्रिंट करने में, ठीक है, उसी का आपसे फीस लिया जाए, और ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी करा सकेंगे बहुत आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, जल नीति भारत में कब बनाई गई थी, क्वेश्चन आ सकता है। तो 1987 में जल नीति बनाई गई थी और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कर दी गई थी राष्ट्रीय स्तर पे। जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल नीति बनाई है। राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। ध्यान रखिएगा, जल एक दुर्लभ और बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कुल मिला के यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि भारत की जल नीति कब बनाई गई, 1987 में, और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी घोषणा कब की गई, लागू कब किया गया, 2002 में। चलिए अगला देख लीजिए। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें किस मात्रा में उपलब्ध हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इससे। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि जो हमारा पूरा वायुमंडल होता है कई गैसों से मिलकर बना होता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, आर्गन गैस उसके बाद तीसरे नंबर पे 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, यही प्रमुख गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, और अन्य धूल का कण वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं वायुमंडल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा, और ऑक्सीजन होता है 21%, यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आर्गन भी पूछा जा सकता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना होता है, 0.03
50%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे और दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए इसका नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कितना कितना परसेंट है, 78, 21 और 0.3 इसका सही मात्रा है। यहाँ पे सॉरी आर्गन है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब देखिए कुछ उपयोगी पौधे हैं, इन एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे बनता है कि इसका उपयोग क्या है, और ये सभी आपके सिलेबस में भी है। तो पौधे का नाम क्या है, नीम। इसका कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, पत्ती, रक्त शोधक होता है, ठीक है। अगला है इसबगोल का बीज, ये भूसी होती है, इसकी उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। पेचिस, कब्ज ठीक करने में उपयोगी होता है। सिनकोना की छाल यूज करते हैं, सीटेट में भी आपने पढ़ा होगा, मलेरिया की दवा बनती है इससे। जामुन का प्रयोग, जामुन के बीजों का चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है, वह शुगर मधुमेह में लाभदायक होता है। यूकेलिप्टस, इसका तेल बनता है, जुकाम की औषध बनती है इससे। मुलेठी का जड़ यूज में लाया जाता है, गले की खराश वगैरह में उपयोगी होता है। और इसमें से कह सकते हैं कि लगभग सभी, एक कोरोना काल में लगभग सभी लोगों ने उपयोग किया। नीम का उपयोग सभी लोग कर रहे थे लगभग, ठीक है। ये आपका मुलेठी का उपयोग बहुत से लोग कर रहे थे। मुलेठी बहुत ही फायदेमंद होता है गले के लिए और हमारे फेफड़ों के लिए। तो ये सभी चीज़ें औषधि पौधे हैं और इनका ये भाग यूज में लाया जाता है। इसका उपयोग क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़ें नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट करने के लिए अगर मैं मान लीजिए स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए, लेकिन वीडियो को रोक के भी ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी इसलिए पढ़ाता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो आपका, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जो भी चीज़ें बची हुई हैं एक इसके दूसरे पार्ट में मैं पढ़ा दूंगा उसको। अभी लगभग 10-12 पेज और बचे हुए हैं और कुछ MCQ क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न भी इस PDF में है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में यह आपको पढ़ा दिया जाएगा। और चैनल से जुड़ जाइए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एक बार और मैं बता दूं, जिन लोग नोट्स के लिए पूछ रहे थे, PDF नोट्स के लिए, उसका डिटेल है 7905352723। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं सुपर टैट UP टैट लिख के। सुपर टैट का फीस फिर से मैं बता दूं 499 रुपये है। कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ग्रुप में आपको भी ऐड कर दिया जाएगा। परीक्षा होने तक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और 200 रुपये फीस है UP टैट की, ठीक है। चलिए इसमें सभी सब्जेक्ट आपके मिलेंगे।